कभी सोचा है कि इतिहास के किसी दौर को स्वर्ण युग या गोल्डन एज क्यों कहते हैं? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये एक ऐसे समय की निशानी है जहां शांति हो, तरक्की हो और इंसान ने कुछ कमाल का कर दिखाया हो। भारतीय इतिहास में ये दर्जा गुप्त साम्राज्य को मिला है। पर सवाल ये है कि क्या वो सच में इस टाइटल के हकदार थे? तो चलिए आज इसी दिलचस्प सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो एक गोल्डन एज का फॉर्मूला क्या है? क्या सिर्फ एक बड़ी सेना और एक विशाल साम्राज्य बना लेना काफी है, या फिर इसमें कला, नए विचार और एक खुशहाल समाज का भी उतना ही बड़ा रोल होता है? आइए इन्हीं पैमानों पर गुप्त साम्राज्य को कसकर देखते हैं कि वो कहाँ तक खरे उतरते हैं। अपनी पड़ताल की शुरुआत करते हैं इस कमाल की तस्वीर से। ये है भीतरगांव का मंदिर, और ये सिर्फ ईंटों से बनी एक इमारत नहीं है। ये गुप्त काल की कला और टैलेंट का एक जीता जागता सबूत है। जरा सोचिए, ये भारत के सबसे पुराने बचे हुए ईंट के मंदिरों में से एक है। ये हमें उस दौर की सोच और हुनर की एक शानदार झलक देता है। अच्छा, अब गुप्तों की कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा। एक ऐसे भारत की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से टुकड़ों में बटा हुआ था। तीसरी सदी आते आते कुषाण और सातवाहन जैसे बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो चुके थे और पूरे देश में एक तरह की उथल पुथल और अनिश्चितता का माहौल था। उस वक्त भारत का हाल समझिए एक पहेली जैसा था, जिसके सारे टुकड़े बिखरे पड़े थे। कोई एक बड़ा राजा नहीं था। उत्तर में कुषाण कमजोर हो रहे थे। पंजाब में अलग अलग कबीले अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मतलब हर इलाके में एक नई ताकत सिर उठाने की कोशिश कर रही थी। ये पावर के लिए एक खुली जंग का दौर था, और इसी माहौल में गुप्तों ने एंट्री मारी। और फिर इसी उथल पुथल के बीच से गुप्तों ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा इस नक्शे को देखिए। उन्होंने उन सभी बिखरे हुए टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा और एक बहुत बड़ा, एक मजबूत साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बिखरे हुए देश में एक व्यवस्था और स्थिरता की वापसी थी। और यही वो नींव थी जिस पर गोल्डन एज की शानदार इमारत बननी थी। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? एक छोटे से राज्य से इतने बड़े साम्राज्य तक का सफर, आखिर उनका सीक्रेट क्या था? गुप्तों के पास दो जबरदस्त हथियार थे और उन्होंने दोनों का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। पहला था कूटनीति से की गई शादियां और दूसरा था तलवार का। जैसे हर बड़ी कहानी के हीरो होते हैं, वैसे ही गुप्त साम्राज्य की कहानी के भी थे। इसकी नींव रखी श्री गुप्त ने, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वो थे जिन्होंने इस बीज को एक मजबूत पौधे में बदला। और फिर आए उनके बेटे समुद्रगुप्त, एक ऐसे योद्धा जिन्होंने उस पौधे को एक विशाल पेड़ बना दिया जिसकी छांव दूर दूर तक फैली। अब जरा इस सिक्के को देखिए। ये सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चाल की कहानी कहता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने उस दौर के एक बहुत ताकतवर कबीले लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से शादी की। ये कोई आम शादी नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। इस एक रिश्ते ने उन्हें वो इज्जत, ताकत और जमीन दी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। तो अगर पिता एक चतुर रणनीतिकार थे, तो बेटा था एक जबरदस्त योद्धा। समुद्रगुप्त की सैन्य जीत इतनी कमाल की थी कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन तक कह डाला। उन्होंने ये साबित कर दिया कि गुप्त साम्राज्य सिर्फ रिश्तों पर नहीं, बल्कि फौलादी ताकत पर भी खड़ा था। जरा उनकी जीतों का स्केल तो देखिए। उत्तर भारत में उन्होंने 1-2 नहीं 9 राजाओं को हराया और उनके राज्यों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिण में उनकी स्ट्रैटेजी और भी स्मार्ट थी। 12 राजाओं को हराया जरूर, पर उन्हें अपना राजपाट वापस देकर अपना सहयोगी बना लिया। और अपनी ताकत के शिखर पर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जो कि प्राचीन भारत में अपनी बादशाहत का अल्टीमेट ऐलान होता था। लेकिन एक साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों से महान नहीं बनता, है ना? किसी भी दौर को गोल्डन बनाने के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस चीज़ की जो गुप्त काल को सच में गोल्डन बनाती है, यानी उसकी कला, विज्ञान और संस्कृति में हुई वो जबरदस्त तरक्की। ये जो खंडर दिख रहे हैं, ये हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के। समझिए, ये उस जमाने का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड था, जहां पूरी दुनिया से स्कॉलर्स ज्ञान की तलाश में आते थे।
गुप्त राजाओं ने सिर्फ मंदिर नहीं बनवाए, उन्होंने ज्ञान के ऐसे मंदिरों को भी पूरा सपोर्ट दिया। ये दिखाता है कि उनकी नज़र में पढ़ाई लिखाई की कितनी अहमियत थी। और मज़े की बात यह है कि ये सब हम सिर्फ अपने ही सोर्स से नहीं जानते। फाहियान नाम के एक चीनी यात्री उस जमाने में भारत आए थे और उन्होंने जो देखा वो लिखा। उनके हिसाब से गुप्त साम्राज्य में लोग बहुत खुश और शांति से रहते थे। कानून सख्त नहीं थे और मौत की सज़ा जैसी चीज़ें नहीं होती थीं। अब देखिए, एक बाहरी शख्स की ये गवाही इस दौर की एक बहुत ही अच्छी तस्वीर दिखाती है। और कला की दुनिया में तो जैसे एक धमाका ही हो गया था। देवगढ़ का ये दशावतार मंदिर देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत मंदिर नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। ये नागर स्टाइल का एक शुरुआती नमूना है, एक ऐसा स्टाइल जिसने आने वाली सदियों तक उत्तर भारत के मंदिरों को एक नई पहचान दी। इसकी हर एक मूर्ति उस दौर के कारीगरों की कहानी कहती है। तो ये दौर सिर्फ पत्थर और ईंटों का नहीं, शब्दों और कहानियों का भी था। संस्कृत लिटरेचर इस वक्त अपने पीक पर था और इस आसमान के सबसे चमकीले सितारे थे महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके लिखे नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। अब एक सवाल मन में आ सकता है, ये सब हमें पता कैसे चला? क्या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? बिल्कुल नहीं। गुप्त लोग अपने पीछे ढेर सारे सबूत छोड़ गए, बिल्कुल किसी जासूस के लिए सुरागों की तरह। और इतिहासकारों ने इन्हीं सुरागों को जोड़ जोड़कर इस शानदार दौर की पूरी कहानी तैयार की है। इस इलाहाबाद स्तंभ को ही ले लीजिए, ये कोई मामूली खंभा नहीं, ये तो समझिए समुद्रगुप्त का पत्थर पर लिखा हुआ बायोडेटा है। उनके एक दरबारी कवि ने इस पर उनकी एक एक जीत, उनकी पर्सनालिटी और उनकी हर कामयाबी को बड़े शान से लिखवाया है। ये इतिहास का वो पन्ना है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और अब विज्ञान का एक ऐसा करिश्मा देखते हैं जो आज भी हैरान कर देता है। ये दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ है। सोचिए, 1600 साल से भी ज्यादा से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश धूप सब झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पर जंग का एक दाग नहीं लगा है। ये उस जमाने के मेटल एक्सपर्ट्स के ज्ञान का जीता जागता सबूत है। आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह से इसका राज नहीं समझ पाए हैं। इसके अलावा हजारों की तादाद में मिले हैं सिक्के और शिलालेख। ये सोने के सिक्के बताते हैं कि जमाना कितना अमीर था। इन पर बने चित्र हमें राजाओं के चेहरे और उनके देवी देवताओं के बारे में बताते हैं। और चट्टानों पर लिखे लेख हमें सीधे सीधे उस वक्त के नियम कानून और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी देते हैं। ये सब मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर बनाते हैं। तो हमने लड़ाइयाँ देखी, कला और संस्कृति को समझा और सबूतों पर भी नजर डाली। अब वक्त है इन सभी धागों को जोड़ने का और अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आने का। क्या गुप्त साम्राज्य सच में भारत का स्वर्ण युग था? जब हम सारे सबूतों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। गुप्तों ने देश को एक किया और शांति दी, और इसी शांत माहौल में कला, साहित्य और विज्ञान के फूल खिले। देश में पैसा था, समाज में शांति थी और लोगों में कुछ नया जानने का जज्बा था। मतलब एक गोल्डन एज के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ उस दौर में मौजूद था। ये एक ऐसा परफेक्ट मिक्सचर था जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए गुप्त साम्राज्य की विरासत सिर्फ उनके बनाए किले या मंदिर नहीं है। उनकी असली विरासत है वो बेंचमार्क जो उन्होंने सेट किया। उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के लिए एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जिसने आने वाली कई सदियों तक भारत को रास्ता दिखाया। उनकी गूंज आज भी हमारे मंदिरों के आर्किटेक्चर, हमारी कहानियों और हमारी वैज्ञानिक सोच में सुनाई देती है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि हम आज गुप्तों से क्या सीख सकते हैं। कला और विज्ञान को बढ़ावा देना, एक शांत और इंसाफ वाला समाज बनाना, या फिर हमेशा कुछ नया सीखने की चाह रखना। उनके गोल्डन एज के कौन से आइडियाज़ आज हमारी दुनिया को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।